हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर पर स्वागत है। आज जो है हम क्लास 12th के एक्सरसाइज नंबर 3.2 के पार्ट 4 को हल करेंगे। यह जो है प्रश्न संख्या 18 से स्टार्ट होगा और प्रश्न संख्या 18 में जो है दे दिया है क्या, ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है क्या जी, 0 - 10 अल्फ़ा बाई 2 ना, या अल्फ़ा बाई 2 है, ए जैसा दिख रहा है। और यहाँ पर दिया है 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पर दिया है 0। यह ए का मान है और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है i प्लस ए। देखो सिद्ध करना है i प्लस ए बराबर होगा i माइनस ए, और यहाँ पर दिया है कास अल्फ़ा और यहाँ पर दिया है माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ पर दिया है साइन अल्फ़ा और यहाँ पर दिया है क्या, कास अल्फ़ा। दोनों पक्षों को क्या करना है, सिद्ध करना है कि दोनों बात बराबर है कि नहीं है। बात समझ में आ गया। यह दोनों पक्षों को सिद्ध करना है कि इतने के दोनों RHS जो है LHS के बराबर है कि नहीं, चाहे LHS RHS के बराबर है कि नहीं। दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा। सर्वप्रथम हम LHS को लेकर यदि हल करते हैं LHS, यदि जो है हम LHS को लेकर हल करते हैं तो देख लो, LHS को लेकर हल करेंगे तो i प्लस ए है, ये तो हम जानते हैं कि i प्लस ए है। i का मान जानते हैं, ये होता है यह 2 क्रॉस 2 है ना, तो हम जो है 2 क्रॉस 2 में ही लेंगे, ठीक है। ये अपने मन से लेना होता है। 1 0 0 1 i का मान हो गया, प्लस a का मान मालूम है क्या है, 0 - 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये जो है हमारा है 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पर क्या है 0। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जो कि जोड़ है तो जोड़ लेंगे, और जोड़ेंगे तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, अर्थात जो हमारा बनेगा 1 और यहाँ पर बनेगा -10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पर 0 में जोड़ेंगे तो 10 अल्फ़ा बाई 2 ये रहेगा, 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1 में जो है 0 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 1। ये हमारा जो है बनेगा LHS का मान। ऐसे ही हल करना है RHS का मान। यह हमारा जो आया है वह LHS आया है, बस समझ गया। LHS का मान जो है हल करना बहुत आसान है, लेकिन RHS का मान जो है ज्ञात करना बहुत कठिन है। RHS का भी मान इतना ही आना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे LHS जो है RHS के क्या है बराबर। LHS में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो LHS में कोई दिक्कत नहीं है, तब हम RHS को क्या करेंगे, लेंगे और RHS को लेकर जो है हल करेंगे। तो यहाँ पर लेकर हल कर दे रहा हूँ, यहाँ पर जो है हम RHS को लेकर हल कर दे रहा हूँ। और RHS को लेकर हल करने से पहले 1-2 फार्मूले हैं, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा या साइन थीटा ही हम कहेंगे, भाई थीटा है तो थीटा मानेंगे, बस समझेगा। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 - 10 थीटा बाई 2, नहीं ये नहीं होता है, वो कास में होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है 2tan थीटा बाई 2 और पूरे के बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यह जो है साइन थीटा का मान होता है। साइन थीटा बराबर 2tan थीटा बाई 2 और बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्योंकि हम इसमें हल करेंगे RHS को, तो कास है और हमको जो है जो सिद्ध करना है वो सब तो 10 में होना चाहिए ना, इसलिए सबको किस में बदलना पड़ेगा, 10 में। अब एक और फार्मूला होता है कास थीटा, क्योंकि साइन थीटा को तो 10 में हम बदलने का फार्मूला जान गए। उसी तरीके से कास थीटा बराबर भी एक फार्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और पूरे के बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यह 2 फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूलों का उपयोग करना है। बात समझ में आया। इन दोनों फार्मूले को जो है RHS में उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करके हमको 10 में सबको लाना है। तो भाई कास और साइन को 10 में बदलेंगे ना, तो हम RHS को अब लेकर यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे। जब RHS को लेकर हल करेंगे, तो RHS को लेकर हल कर रहे हैं, RHS में यही है i माइनस ए है। i का मान क्या होता है, मान रख दूँ ना, 1 0 0 1। यह जो है किसका मान है, i का मान है। -a चाहिए तो घटाएंगे a को, a का मान मालूम है 0 - 10 अल्फ़ा बाई 2,
तो ये जो है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पर है 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पर क्या है 0। यह हमारा किसका मान है? यह अभी हमने कोष्टक के अंदर वाले को लिखा है, i माइनस a का मान लिखा। इसी तरीके से इसको भी तो लिखना पड़ेगा ना, इस वाले को, और इस वाले को हम यहाँ पर लिख देते हैं। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। कास अल्फ़ा है माइनस साइन अल्फ़ा है ना, तो कास अल्फ़ा और यहाँ पर जो है मैंने माइनस साइन अल्फ़ा लिख दिया, और यहाँ पर क्या है साइन अल्फ़ा और यहाँ पर क्या है कास अल्फ़ा। बात समझ गए? मतलब इसी को उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया। देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहेगा लेकिन इसी को जो उठाकर रख दिया। ये जो है कोष्टक के अंदर को सबसे पहले हम क्या करेंगे? हल करेंगे, और कोष्टक के पहले हल करेंगे तो ये हमारा बनेगा, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही ना होगा, लेकिन 0 में से माइनस 10 थीटा घटाएंगे तो माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2। 0 में से इस 10 को घटाएंगे तो माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 माइनस लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। और 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या बनेगा 1, और यह जो है कोष्टक का अर्थ होता है गुणा। बात समझा गया? तो ये बन गया हमारा गुणा के रूप में, गुणा के रूप में बन गया। ये हमारा क्या बनेगा कास अल्फ़ा, ये माइनस साइन अल्फ़ा, और ये क्या है हमारा साइन अल्फ़ा, और फिर ये क्या है हमारा कास अल्फ़ा। मैंने इसी को देखकर क्या कर दिया? उतार दिया। ये नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ये वाला दिखाई देगा, समझ जाना है कि वही वाला है ना। अब जो है इन दोनों का हम जानते हैं कि आपस में क्या करना है? गुणा। अच्छा गुणा कर लेते हैं तब मान रखते हैं, नहीं तो चाहो तो मान रख लो उसके बाद से गुणा करो, बात एक ही होगा। बात समझेगा? गुणा कर लेते हैं उसके बाद से क्या कर लेंगे? मान रख देंगे। बात समझाया हो? तो देखो इसका रो टू कॉलम में गुणा करेंगे ना, तो इसमें गुणा करेंगे क्या? तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो बताओ कास अल्फ़ा हो जाएगा, बन जाएगा कास अल्फ़ा, और 10 का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। बात समझ आ गया? फर्स्ट रो कॉलम खत्म हो गया। इसी का गुणा इसमें भी करेंगे ना तो माइनस साइन अल्फ़ा होगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे ना तो ये प्लस न होगा, प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 और कास अल्फ़ा। बात समझ में आया? ये हमारा जो है ये नीचे बनकर रेडी हो गया। अब बताओ इससे हम गुणा करना स्टार्ट करेंगे तो माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कास अल्फ़ा। अब 1 का गुणा साइन में गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा बन गया साइन अल्फ़ा। बात समझ में आया? आगे देखो इसी का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, मतलब कहने का अर्थ है कि 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा। और 1 का गुणा जो है इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कास अल्फ़ा। बात तो समझ में आया? इतना करने के बाद अब मुझे मिटकाना पड़ेगा सब। बात समझ में आया? तो इतना लिखोगे क्योंकि इतने में अटेगा नहीं और दिखेगा भी नहीं, एक लाइन में बढ़ाऊं तो इसको मैं सबको मिटका कर फिर से यहाँ से इसको हल करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है? तो अभी तक यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 18 को क्या करना है? उतारना है। यह हम LHS को हल कर लिए ना, इतना ही जो है RHS में मिलाना है। तो ये जो कहते हो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है? इन सबको क्या कर देंगे? मिटका देंगे। ठीक है? लिख लो। अब ये वो सबको मिटका दे रहे हैं, बस हमको जितना काम है बस उससे लेना देना है, RHS और LHS से। सूत्र को नहीं मिटकाते हैं, कहानी सूत्र का भी तो काम में है, अभी सूत्र लिखे ही कहाँ। अब जो सूत्र लिखना स्टार्ट कर दिया जाए। एक बार बताओ, यह कास है ना, तो कास थीटा रहेगा तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई यहाँ पर अल्फ़ा रहेगा तो अल्फ़ा बाई 2 लिख देंगे, बाकी सारा फार्मूला क्या रहेगा? यही रहेगा, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस समझ आ गया? और यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ये बताओ क्या हो जाएगा? 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, अब पूरे के बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। बात समझ में आ गया? अभी सिर्फ कास का मान रखे हैं, अभी जो है 10 का प्लस, एक बार बताओ 10 अल्फ़ा बाई 2, और साइन अल्फ़ा का मान क्या होगा? 2 10 अल्फ़ा बाई 2 होगा कि नहीं? तो गुड़े गुड़े तो स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो ये बन जाएगा हमारा 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा का मान लिख रहा हूँ 2 10 अल्फ़ा बाई 2, अब पूरे के बटा में ना, इसके भी बटा में हो जाएगा वो, तो पूरे के बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर
अल्फ़ा बाई 2। अभी जो हमने पहला को लिखा, ऐसे ही दूसरे को भी लिखना है, और दूसरे को लिखेंगे तो और जो है आगे बढ़ेगा ना, आगे जो बढ़ेगा तो लिखते हैं दूसरे वाला -2 10 अल्फ़ा बाई 2 और पूरे के बटा में 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। बात समझ में आ रहा है? अभी अट नहीं रहा है, अभी इसे साइन का मान रखे हैं, फिर यहाँ पर कास का मान रखना पड़ेगा, तो रखते हैं। इसको जो है मैं क्या कर दे रहा हूँ, मिट कर दे रहा हूँ ताकि जो है हट जाए। प्लस है बीच में तो प्लस लिख दे रहा हूँ। 10 है अल्फ़ा बाई 2 है तो 10 अल्फ़ा बाई 2 लिख देता हूँ। कास का मान क्या होता है 1 - 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब पूरे के बटा में क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। बात तो समझ में आया ना? अब आगे देखते हैं। यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा और मैं इसको आगे बढ़ा दूँ ताकि जो है अच्छा लगे। तो लंबाई बढ़ जा रहा है, चौड़ाई जो कहते हो। -10 अल्फ़ा बाई 2 कास का मान रख लेते हैं। कास का मान क्या होगा 1 - 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 पूरे के बटा में 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। बात समझ में आ रहा है ना? और ये प्लस साइन का क्या बनेगा, हाँ नहीं 2 ना, 2 10 अल्फ़ा बाई 2 और पूरे के बटा में 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। बात समझ में आया? अब जो है हम यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2, तो अपना जो का त्यों रहेगा। साइन का मान लिखते हैं 2 10 अल्फ़ा बाई 2 पूरे के बटा में 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। कास का मान लिख देते हैं 1 - 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 पूरे के बटा में 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये जो हमारा हुआ मान, इसका इस पूरे का जो है मान क्या कर दिए, लिख दिए। बात समझ आ गया? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। एक बार सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, एक साथ सब काम करेंगे, जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी, सारा काम एक साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा भर रहा है। अभी LHS को दिखाना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं। एक बात बताओ, इस सवाल को यदि हल करूं 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 होगा। जब भिन्न का हर बराबर होता है तो अंशों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर को भी बहुत लड़के जोड़ देते हैं कि 1 1 2 और ये हो जाएगा 2 10 स्क्वायर, नहीं ऐसा नहीं होता है। हर को नहीं जोड़ते, किसको जोड़ते हैं, अंशों को। एक बात बताओ, यहाँ पर जो है 1 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस में है, और यहाँ पर इसको यदि हल करेंगे तो 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 होगा ना, तो एक घटेगा तो भी जो है 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बचेगा। बात समझ में आया? तो एक जो है घटेगा तो अभी बच जाएगा 1 + 2 1 प्लस, इसको हल कर दूँ डायरेक्ट है ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये बन जाएगा ऊपर जो है 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, हर भी वही है 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अच्छा, ये हमारा LHS है, ऐसा नहीं समझ लेंगे इसी के नीचे वाला है। आगे ये देखो, इसको इन दोनों में कॉमन क्या है 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पर हम यदि कॉमन लेते हैं 10 अल्फ़ा बाई 2, तो देखो 10 अल्फ़ा बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, उतना दूर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 10 अल्फ़ा बाई 2 को यदि हम कॉमन ले लेंगे तो 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 खत्म हो जाएगा। ये बताओ क्या बचेगा, -2 + 1 -10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, अब पूरे के बटा में 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। किसी भी लड़के को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। देखो यहाँ का -2 बचेगा, भाई हर बराबर है तो अंशों को तो एक साथ हम लिख ही सकते हैं। तो -2 होगा, यहाँ पर 1 और -10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। आप सोचोगे कि ये वाला कहाँ गया, भाई हमने तो कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही काम कर दो। देखो 10 अल्फ़ा बाई 2 है, यहाँ पर भी 10 अल्फ़ा बाई 2 है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम जो 10 अल्फ़ा बाई 2 कॉमन ले रहे हैं। यदि जो है तुम चाहो तो माइनस वाले को भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन हम जो है 10 अल्फ़ा बाई 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस बचेगा और ये माइनस इसके अंदर वो क्या होगा, गुणा होगा। यहाँ पर गुणा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर गुणा होगा, क्योंकि हम जो है सिर्फ जो है 10 अल्फ़ा बाई 2 कॉमन लिए हैं। तो यहाँ पर -1 बचेगा ना, क्योंकि ये पहले से क्या है माइनस में, तो माइनस से गुणा कर दोगे तो -1 हो जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और यहाँ पर क्या बचेगा +2, अब पूरे के बटा में क्या बचेगा 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। समझ में आ रहा ना, सिर्फ एक ही हर को लिखेंगे। ये हो गया हमारा कोष्टक के अंतर्गत।
और यहाँ पर अब ये वाला बचा ना, ये होता इन दोनों में जो है कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका जो है दोनों काम गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो बताओ 2 10 अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 1 - 10 अल्फ़ा बाई 2। अब पूरे के बटा में 1 + 10 अल्फ़ा बाई 2। बात समझ में आया? यह जो हमारा बन गया ये वाला, ये हमारा LHS है, ठीक है। तो इतना अभी हमने किया है, अभी पूरे सवाल को हल नहीं किया गया है। और ये जो हम लोग हल कर रहे हैं, एक किसको हल कर रहे हैं? RHS को। RHS अभी आया है, अभी जो है अभी बराबर हम दिखा नहीं पा रहे हैं ये बराबर है कि नहीं, लेकिन ये बताओ इससे कट जाएगा, एक बचेगा यहाँ पर। यदि हम इसको कटाऊं तो ये भी कट जाएगा, माइनस लेकिन कॉमन लेना पड़ेगा। देखो इसको भी कटाओ तो ये भी कट जाएगा, बताओ लगभग जो है सभी लोग सभी कटेंगे ही कटेंगे। बात समझ गया? तो मैं इसको मिटका दूं, ऊपर जो है मिटका दूं। देखो मैं इसको जो है मिटका दे रहा हूँ, और इसी को लिखेंगे ना, इसको मिटका देंगे काम खराब हो जाएगा। शांत रहो, बात करने लगोगे। दो जी इसको कटा कर एक ही बार में लिख रहा हूँ। ये होता है तो कटेगा तो एक बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा शक है लड़कों को, तो इसलिए देखो ये बताओ 1 + 1 है या -2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -1 बचेगा ना। क्या इसमें भी -1? देखो ये दोनों मिलकर -1, ये भी माइनस, तो क्या हम माइनस को तो कॉमन ले सकते हैं ना। तो जब माइनस को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा क्या, प्लस। तो यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस जो है हमने पहले कर दिया, तो क्वेश्चन में क्या बच जाएगा 1 + 10 अल्फ़ा बाई 2। अब पूरे के बटा में भी है 1 + 10 अल्फ़ा बाई 2। बात समझ आ गया? ये हो गया हमारा फर्स्ट। यहाँ पर देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो +1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर तो काम बन ही गया। 10 अल्फ़ा बाई 2 कोष्टक में 1 + 10 अल्फ़ा बाई 2। अब पूरे के बटा में भी है 1 + 10 अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर देख लो, ये बताओ 2 10 अल्फ़ा बाई 1 को घटा देंगे कितना बचेगा, 1 बच जाएगा ना। तो हम 1 को पहले लिख देता हूँ ताकि जो है अच्छा लगे दिखने में, और कोई दिक्कत नहीं। 10 अल्फ़ा बाई 2, इसको घटाएंगे तो 10 अल्फ़ा बाई 2 बचेगा ना। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है आगे, और पूरे के बटा में जो है 1 + 10 अल्फ़ा बाई 2। या जो अभी हल कर रहे हैं, कौन सा हल कर रहे हैं? RHS को। इसको मिटा दूँ क्योंकि इसको देखने के लिए बस रखे थे। अब जो है ये कट गया, ये भी कट गया, और ये भी कट गया। बात समझ में आ गया? तो यहाँ बचा 1, और यहाँ पर -10 अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पर क्या बचा 10 अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पर क्या बचा 1। बात समझ आ गया? ये जो हमारा आया RHS, और देखने में ही लग रहा है कि RHS और LHS दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अर्थात हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS = RHS। इसी को सिद्ध करना था, ठीक है। ये बन जाएगा दिस प्रूव्ड। ये जो है प्रश्न संख्या 18 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 19 के पास जो है चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है बहुत आसान है, इस बात को देखना है। 2 जो है आबिव बना देना है, और दोनों को जो है हल कर देना है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। पहले नंबर इसको समझना है और कुछ करना नहीं है। कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, मतलब किसी व्यक्ति के पास, या व्यापार कोष का अर्थ होता है व्यापारी। कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, जिसे 2 भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना चाहता है। प्रथम बांड पर 5% और दूसरे बांड पर 7% की ब्याज की दर से आबिव गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोषों को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल ब्याज का वार्षिक ब्याज 1,800 रुपये हो और 2,000 रुपये हो। पहले बार में कह रहा है ना कि ए जो है 1,800 रुपये फ़ायदा होना चाहिए, और बी जो है कितने रुपये फ़ायदा होना चाहिए, 2,000 रुपये फ़ायदा होना चाहिए। एक बात बताओ, जो दर मिल रहा है तुमको, ये 5% और 7% मिल रहा है। पहले बार में 1,800 है मिल रहा है फ़ायदा, दूसरे बार में। इसका मतलब कि यदि जो है हम 7% जहाँ फ़ायदा मिल रहा है उसमें ज़्यादा पैसा जमा करते
तो हमको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि 30,000 रुपये है, समझो तो 2 बैंकों में 30,000 को जमा करना है। एक बैंक जो है तुम्हें 5% का फ़ायदा दे रहा है वार्षिक ब्याज, 1 साल में जो है 100 रुपये पर जो है 5 रुपये तुमको फ़ायदा दे रहा है, बात समझेंगे। और दूसरा बैंक जो है 7% का जो है ब्याज दे रहा है, और दोनों में 30,000 में जमा करना है। ये तो पहले बैंक में यदि जो है मान लेते हैं कि पहले बैंक में हमने 10,000 रुपये जमा कर दिया, तो दूसरे बैंक में कितने हज़ार रुपये जमा करेंगे? 20। दूसरे बैंक में जो है 20,000 जमा करेंगे, अर्थात 30,000 माइनस 10। भाई हमको मालूम नहीं है कि पहले बैंक में कितना जमा किया, तो हम तो मानेंगे ना। माना पहले बैंक में जो जमा किया गया धनराशि है वो कितना है? x है। देखो माना पहले बैंक में या कोष में, बात तो एक है क्योंकि ये कोष की बात का है तो हम कोष कहेंगे, ठीक है। कह रहा है कि कोषे का है ना, हाँ कोष। तब पहले कोष में जो है पहले कोष में जमा किया गया धनराशि, पहले कोष में जमा किया गया धनराशि, बस पहले कोष में जमा किया गया धनराशि, मतलब पहले कोष में कितना जमा कर रहा है ये हमने मान लिया। कितना मान लिया? x। तो ये बताओ दूसरे कोष में कितना हो जाएगा? ये तो पहला हो गया, दूसरे कोष में कितना हो जाएगा? कुल तो 30,000 रुपये है ना, 30,000 को तो 2 जगह डालना है। ये बताओ पहले में जमा कर दिए x रुपये, तो दूसरा में जो बचेगा वही ना डालेंगे, तो दूसरे में क्या हो गया? x हो गया। 30,000 माइनस x, जितना बचे उतना हम दूसरे कोष में डाल देंगे। पहला बैंक का जो दर है वो कितना है? 5%। 5% का अर्थ होता है 5/100, और 5/100 का अर्थ है 0.05 रुपये। समझ गया? यह जो है वार्षिक दर है, ये जो हमारा हो गया वार्षिक दर रुपए में। R2 जो है 7% है, 7% का अर्थ हो जाएगा 7/100 और बराबर 0.07। समझ गए? लेकिन इसको जो हमको हल करना है ना, हम जो है इसका और इसका साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। 1 साल का जो टाइम है वो कितना है? 1 साल है, हमको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बताओ साधारण ब्याज इसका निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज इसका निकाल लेते हैं, और दोनों को जोड़ देंगे, बराबर कितना होना चाहिए? 1800। क्योंकि ए वाले क्वेश्चन में जो ब्याज मिल रहा है, 1 साल का जो ब्याज मिल रहा है कितना मिल रहा है? 1800। लेकिन हमको जो है मतलब क्वेश्चन 2 पूछा है, एक ए पूछा है एक बी क्वेश्चन पूछा। तो क्वेश्चन ए में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1800 रुपये। यह हमारा क्या है? ब्याज है। लेकिन इसी ब्याज को जो है हम साधारण ब्याज जो है कहा है क्वेश्चन में, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय। समय जब 1 है तो समय से गुणा करे चाहे ना गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमको इस सवाल को जो करना है ना, ये कहा है कि इस सवाल को जो है आबीह विधि द्वारा क्या कीजिए? हल कीजिए। हम जानते हैं कि इसका जो है गुणा इस पहले वाले में कर देंगे, दूसरे वाले का गुणा दूसरे वाले में कर देंगे, और दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। लेकिन हमको इस तरीके से करना ही नहीं है, हमको किस विधि द्वारा करना है? आबीह विधि द्वारा। तो आबीह विधि द्वारा हल करने के लिए ब्याज निकालेंगे कि ब्याज बराबर, तो पहले नंबर 1 को हम जो है लिख देंगे पंक्ति के रूप में, और दूसरे को लिख देंगे स्तंभ के रूप में। बात समझा गया? पहले वाले को लिख देना है पंक्ति के रूप में, और दूसरे वाले को लिख देना है किसी को लिखो। ये बताओ पहले वाला x धनराशि है तो x लिख दिए, दूसरा धनराशि कितना है? 30,000 माइनस x हो गया ना। ब्याज को लिखेंगे, फर्स्ट वाला ब्याज कितना है? 0.05 और 0.07, अब बराबर ब्याज जो है ये ब्याज है, ब्याज नहीं ब्याज ना, ब्याज। और एक बात बताओ, ब्याज जो तो हमको मिल गया है कि ब्याज कितना है? 1800 रुपये, तो बराबर 1800 नहीं हो जाएगा? अच्छा तुमसे सोचोगे सर जी इसको हम कॉलम बना लेते हैं, उसको रो बना लेते हैं। यदि इसको कॉलम बना लेंगे, उसको रो बना देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वह 2x2 में आएगा, तो फिर उसका विस्तार करना पड़ेगा। यदि जो हम पहले वाले को कॉलम रो बना लेते हैं, दूसरे वाले को कॉलम बना लेते हैं, तो जो नए आबीह की कोटि होगी, ये बताओ 1 क्रॉस क्या होगा जी? 2। ये बताओ ये क्या होगा? 2x1। नए आबीह की कोटि क्या होगी? 1x1 का एक ही बार में क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? हम यदि गुणा करेंगे तो जो नए आबीह की कोटि होगी वो 1x1 आएगी। एक बार बताओ, इस फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में करेंगे, एक के लाइन में क्या हो जाएगा? समाप्त। नहीं तो तुम सब इसको खाड़ करके भी कर सकते हो, लेकिन खाड़ करने में जो है तुम्हारा जो गुणा होगा थोड़ा सा क्या बन जाएगा? बड़ा। तो ऐसे सवालों में जो हम कोशिश करेंगे कि रो को सबसे पहले लिखें, मतलब रो वाला मैट्रिक्स को हम सबसे पहले लिखेंगे और कॉलम मैट्रिक्स को बाद में, क्योंकि आबीह के प्रकार में हमने बताया था पंक्ति आबीह और स्तंभ आबीह। तो पहले वाले को पंक्ति आबीह बना लेंगे, दूसरे वाले को स्तंभ आबीह। अब इन दोनों का आपस में क्या कर देना है? गुणा। बताओ गुणा करेंगे क्या होगा? x का गुणा इसमें करेंगे
बोलो क्या होगा, अब बताओ 0.05x हो जाएगा ना, प्लस से ना करेंगे, और ये बताओ इसका इसमें गुणा करेंगे, तो देखो इसका जब गुणा करेंगे तो 17 के 21 ये हो जाएगा 21, कितने जीरो, 2 2 4 जीरो, लेकिन कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, आइए बताओ इसका इसमें भी तो गुणा करेंगे, x में भी तो गुणा करेंगे, तब -0.07x अब बराबर कितना 1800। अब ये मत कहना कि सर जी एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, यह 1 क्रॉस 1 का हो गया है, ठीक है, देखने में लग रहा है कि ये पंक्ति अभी भी बन रहा है, लेकिन ये सब जो है एक ही है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं और घटाते हैं तो बताओ इन दोनों को क्या आएगा, -0.02x अब प्लस ये कितना बन जाएगा 2100 और बराबर कितना आएगा 1800। बोलो कोई दिक्कत है, ये बताओ 2100 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 0.02x बराबर यदि जो है 1800 में से 2100 घटाते हैं बताओ कितना आएगा -300, तो ये जो है -0.02x इक्वल टू -300। अब बताओ ये गुणा है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाग, तो x बराबर हो जाएगा -300 पूरे के बटा में -0.02। ये बताओ माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, दशमलव को हटाने के लिए ऊपर भी 100 से गुणा, नीचे भी 100 से गुणा कर देंगे, तो x बराबर बताओ कितना हो जाएगा, तो 30,000। 30,000 कैसे आएगा, ये तो 2 बन जाएगा, 50 हो जाएगा, 5 15,000, x बराबर कितना हो जाएगा 15,000 रुपये। अर्थात पहले बैंक में भी वह व्यक्ति जो है 15,000 रुपये जमा करेगा और दूसरे बैंक या दूसरे कोष में भी वो व्यक्ति कितने हज़ार जमा करेगा, पर क्योंकि टोटल 30,000 है, पहला में जो है 15,000 और दूसरे में भी 15,000। यह अभी हमने ए को हल किया, ऐसे ही जो किसको हल करना है, बी को। बी में कहा है कि वह व्यक्ति जो है कितने जो है फायदा कमाता है 2,000, कितने हज़ार फायदा कमाता है 2,000, तब 1800 के स्थान पर क्या रख देंगे 2,000, तो बताइए यहाँ पर भी 2,000, इधर तो कोई चेंज नहीं होगा, इस साइड कोई चेंज नहीं होगा, चेंज किस साइड होगा, जो ब्याज हमको मिल रहा है उस साइड चेंज होगा, क्योंकि पहले बार में जो ब्याज मिल रहा है 1800 मिल रहा है और दूसरे बार में जो बांड लगा रहा है उसमें जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 2,000, तो यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ तक क्या रहेगा सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ तक जो है अगले वाले सवाल में क्या रहेगा सेम, यहाँ के बाद से जो है क्या होगा बदलेगा। तो इस सवाल को जो है लिख लो, ये प्रश्न संख्या 19 का ए होगा। जो बी है, बी में कुछ करना नहीं है ना, जो बी में क्या कर देना है, बस यही सवाल ऐसे ही कर देना है और ये तुम सब के लिए होमवर्क के तौर पर रहेगा। बी बराबर बस जो है यहाँ पर 2,000 दे दिया है, या 1800 है तो यहाँ पर क्या रख देना है 200 लिखे हैं तो ये 2,000 बन जाएगा। मतलब जहाँ 1800 है ना वहाँ पर क्या कर लेना है 2,000। अब समझ लो कि 2,000 हो जाएगा, ये जो ये भी 2,000। अब ये बताओ ये 2100 उधर जाएगा तो -100 हो जाएगा। ये बताओ -0.02 उधर भेजेंगे तो वो जो है +100 बटा में 2, फिर जो है 100 से ऊपर नीचे 50 में जो है 100 से गुणा कर देंगे कितना है, इस तरीके से जो है तुम्हारा आ जाएगा। बस समझ गया। बताओ अगला जो है सवाल को जो है इस तरीके से जो है कंप्लीट कर लोगे, ठीक। तो मैं इसको मिटा दूँ। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है 20 के पास चलते हैं, ठीक। अब ये जो तुम सब होमवर्क के तौर पर जो है जिम्मेवारी से हल करना, लेकिन ये नहीं कि छोड़ देना वैसे ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसी का भाई समझो कि है, इसी का भाई है और कुछ करना ही नहीं है। जो इसमें को अप्लाई किया हो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 20 में भी अप्लाई कर देना है। देखो क्या कहा है 20 कह रहा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की, मतलब रसायन विज्ञान की किताबों की जो संख्या है वो कितनी है 10 दर्जन। तो ये बताओ 10 दर्जन, एक दर्जन में जो है कितनी संख्या होती है 12, तो 10 दर्जन में कितनी हो जाएगी 10 × 12 ना। तो रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या है, ऐसे लिख लेंगे हम लोग पूरा। तो मैं बस लिखूंगा रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या जो है 10 दर्जन है, अर्थात मैं 10 × 12 कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक दर्जन में 12 होती है। तो 10 दर्जन है तो 10 दर्जन में 10 × 12 किताबें हो जाएंगी, अर्थात 120।
तो रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या कितनी हो गई? 120। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की किताबें। जो भौतिक विज्ञान की किताबें हैं, भौतिक विज्ञान की किताबों की जो संख्या है वो 8 दर्जन है। तो इसमें भी 12 से गुणा कर देंगे ताकि हमको संख्या से मतलब है, 8 दर्जन से नहीं मतलब है। 12 बटे 96, 96 किताबें जो है किसकी हो जाएंगी? भौतिक विज्ञान की। यह जो है हमारा 96 है। आगे देखो कहा है कि भौतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र की जो पुस्तकें हैं वो 10 दर्जन है। अर्थशास्त्र की जो पुस्तकें हैं, अर्थशास्त्र की पुस्तकें जो है 10 दर्जन है, अर्थात इसमें 12 से गुणा कर देंगे तो 120 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यह अभी किताब को निकाले तो हमने बताया था सबसे पहले रो को लिखते हैं, उसके बाद से किसको लिखते हैं? कलम को। ये तो और अब दाम भी दे दिया इसी में। कह रहा है कि इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य मैंने बेचा गया मूल्य। तो बताओ इन किताबों का जो मूल्य है वो दिया है, मतलब पहले वाले रसायन विज्ञान ना, ऐसे क्रमशः का अर्थ होता है पहले वाला। यदि रसायन विज्ञान का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रसायन विज्ञान के जो मूल्य है वह जो है 80 रुपये है। कितने रुपए है? 80 रुपये। एक किताब का दाम 80 रुपये है। और ये जो है तुम्हारा भौतिक विज्ञान की किताबों का दाम कितना रुपये है? 60 रुपये एक का है। और जो है अर्थशास्त्र की किताबों का दाम कितना है? 40 रुपये। चलो तो इन सवालों को जो करने के लिए बहुत आसान है ना, ऐसा लाइन बनाकर नहीं लिखना है, नीचे लिख लेना है। इसको लिखना है रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या बराबर 10 दर्जन, 10 दर्जन बराबर 10 गुणे 12 अर्थात 120 किताबें। उसी तरीके से भौतिक विज्ञान की किताबों की संख्या बराबर 8 दर्जन, 8 दर्जन बराबर 8 गुणे 12 अर्थात 96 किताबें। उसी तरीके से अर्थशास्त्र में भी लिख लेना, अर्थशास्त्र की किताबों की संख्या बराबर 10 दर्जन, संख्या में बदलेंगे तो 12 से गुणा कर देंगे 120। और नीचे लिखना पड़ेगा एक रसायन विज्ञान की किताबों का मूल्य, एक रसायन विज्ञान की किताबों का मूल्य कितने रुपए? 80 रुपये। एक भौतिक विज्ञान किताबों का मूल्य 60 रुपये और एक अर्थशास्त्र की किताबों का मूल्य जो है 40 रुपये। ये बताओ सबका योग पूछा है कि कुल किताबों का दाम कितना होगा। हम चाहे तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, और कुल जितना रुपये आएगा उन सभी रुपयों को एक साथ क्या कर देना है? जोड़ देना है। लेकिन ऐसा करना नहीं है। ये कहा है कि अभी विधि द्वारा हल करो, तो हम लोग अभी विधि द्वारा हल करेंगे। बात तो एक ही होगा, सबसे पहले रो को लिखेंगे। अच्छा किसी को लिख सकते हैं, हमारा मन कर रहा है नहीं हम किताबों की संख्या को पहले लिखेंगे, तो किताबों की संख्या को ही पहले लिख सकते हो। जिसको मन करे कि नहीं हम रुपया को पहले लिखेंगे तो रुपया को भी पहले लिखेंगे, लेकिन लाइन से लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नीचे से एक को लिख दो एक को ऊपर से, तो आ जाएगा सब गलत। 120 हो गया और ये क्या हो गया? 96 हो गया और ये फिर क्या हो गया? 120। दूसरे वाले को किस में लिखेंगे? कॉलम में। क्या होगा? 80, फिर क्या होगा? 60 और फिर क्या हो जाएगा? 40। ये बताओ रो टू कॉलम गुणा करते हैं, सब एक ही रो एक ही कॉलम, काम खत्म। एक ही लाइन में जो है खत्म हो जाएगा। और इन सबको जो यदि हम हल करते हैं तो 12 बटे 96, 9 6 और 2 गो 0 हुई हो 9600। पसंद आ गया? क्योंकि इसके लिए भी एक 0 और इसमें भी एक 0। अब इसका जो है क्या है? 96 है, तो 6 से इसका गुणा इसमें ना करेंगे, तो 6 के 36 के 6, 6 के 36 के 6, थोड़ा बाद से लिखूँ, 6 के 36 के 6 और 6 9 54 और 54 3 कितना हो जाएगा? 57। और कितने 0? एक 0, सिर्फ एक 0 ना, ये हटेगा नहीं। अब 12 का गुणा कर देंगे इसमें, 12 चौक 48 और कितने 0? एक 0 और एक 0, ये हो जाएगा 00। और ये जो है हमारा 1 क्रॉस 1 का ही बन रहा है, तो 1 क्रॉस 1 में जो है वही जो है क्या बन जाता है? आंसर बन जाता है 0 0 0 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 7 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21 के 1 और 80 लगा 2 4 2 6 5 11 11 9 कितना हो जाएगा? 20। मतलब 20,160 रुपये जो है इन सभी किताबों के योगफल होगा ना। सभी किताबों का जो दामों का योगफल है वो कितना होगा? 20,160। इस प्रकार जो है तुम्हारा ये प्रश्न संख्या 20 न है, ये जो प्रश्न संख्या 20 क्या हो गया? कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में ना जो सवाल दिया है इस साइड वो जो है गड़बड़ हो जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है, कहा है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी के क्रमशः, क्रमशः का अर्थ होता है कि पहले वाला जो है पहले की कोटि होगा। एक्स की कोटि जो है 2 क्रॉस n है, ये दिया है। एक्स की कोटि क्या है 2 क्रॉस n है। फिर जो है वाई की जो कोटि है, वाई की कोटि जो है 3 क्रॉस k है। फिर जो है जेड की जो कोटि है वो क्या है 2 क्रॉस p है। और फिर जो है डब्ल्यू की जो कोटि है वो क्या है n क्रॉस 3 है। और फिर एक दिया है p, और p की कोटि जो है क्या है p क्रॉस k। अच्छा ये जो p है ना वो छोटा वाला p है, और ये वाला जो p है वो क्या है बड़ा वाला p है। और समझ गए, p क्रॉस k है। अब देखो सवाल में जो क्या पूछा है, जो 21 नंबर है ना वो इसी के आधार पर जो है क्या करना है, हल करना है। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा सवालों का आवश्यकता पड़ेगा। देखो p गुणे y, इस बात को समझ रहे हो, p गुणे y ये है ना, या पी वाई का अर्थ होता है p का गुणा हम y में करेंगे, और प्लस या w और क्या है y है। इसका मतलब w का जो गुणा है हम किस में करेंगे, y में करेंगे। बात समझ में आया। अब जो है इसको हल करने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब एक बात बताओ, p और y का जब हम गुणा करेंगे तो कुछ न कुछ अवयव बनेगा। सबसे पहले हम p की कोटि लिखते हैं। p की कोटि क्या है, स्मॉल p इंटू के। y की कोटि क्या है, y का कोटि 3 क्रॉस k है, तो ये जो हमने 3 क्रॉस k कर लिया, ठीक है। दूसरे w की कोटि क्या है, n क्रॉस 3 है, या जो है n क्रॉस क्या हो जाएगा 3, और 3 क्रॉस k। थोड़ा सा मैं दूर लिख दे रहा हूँ ताकि जो है समझ में आए। ये w की कोटि क्या है, n क्रॉस 3 है, तो ये बन गया हमारा n क्रॉस 3। और y, जो y की कोटि क्या है 3 क्रॉस k है, 3 क्रॉस k है। निष्कर्ष निकालना है और कुछ करना नहीं है। एक बात बताओ, दो अवयवों का गुणा, ऑप्शन वाला है, दो अवयवों का गुणा हम कब कर सकते हैं? दो अवयवों का गुणा तभी संभव होगा जब पहले अवयव की स्तंभों की संख्या, पहले अवयव की स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो, तब हम गुणा कर सकते हैं। बात समझ, जो गुणा करने की अभी बात मैं कर रहा हूँ, गुणा तभी कर सकते हैं जब पहले अवयव की स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो, तभी हम गुणा कर सकते हैं। अर्थात k जो है 3 के क्या होगा, बराबर होगा। देखो k जो है 3 के क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ गया। पहले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होगी, तभी हम गुणा कर सकते हैं। अर्थात गुणा संभव होगा, संभव होगा। ये बताओ k बराबर, तो यहाँ से निष्कर्ष निकल गया कि k बराबर क्या होगा 3 होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऑप्शन हम मिलाते हुए चलेंगे। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन जो है हम लोग देखते हैं। देखो ऑप्शन जो, ऑप्शन को लिख देता हूँ यहाँ पर। ऑप्शन लिखा है k बराबर 3, और इसी में लिखा है p बराबर n, कामा लगाकर p बराबर n। अगला जो है ऑप्शन लिखा है दूसरा, k जो है स्वेच्छा है और p बराबर 2। k जो है स्वेच्छ, स्वेच्छ मतलब समझते हो अपने मन से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना। और आगे जो है क्या है, कामा लगाकर p बराबर 2। फिर थर्ड क्वेश्चन में p स्वेच्छ है, p जो है स्वेच्छ है और k बराबर कितना होगा 3। देखो k बराबर 3 है, यहाँ पर भी k बराबर 3 है। यहाँ तक तो सब सही निकल रहा है भैया, ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी ऑप्शन हो सकता है। अगला जो है चौथा नंबर देखो क्या दिया है, k बराबर 2 और p बराबर भी 3 है, p बराबर 3। एक निकाल लिए, चलो ठीक। एक बात बताओ, इन दोनों का हम गुणा करेंगे, कुछ ना कुछ आंसर प्राप्त होगा ना, और जो आंसर हमारा प्राप्त होगा वो भी एक अवयव होगा ना। और वो अवयव क्या होगा, मैं अपने मन से मान सकता हूँ ये, क्योंकि कहीं ये दिया नहीं है, तो हम अपने मन से माने हैं कि इन दोनों का p और y का हम गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ नया अवयव प्राप्त होगा, और उस अवयव को हमने क्या मान लिया, ये। और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ नया अवयव प्राप्त होगा, और इस अवयव को हमने क्या मान लिया, b। एक बात बताओ, एक फार्मूला लिखवाए थे, ये तो के निष्कर्ष निकल गया गुणा करना संभव से।
जब दो अवयवों का हम आपस में गुणा करते हैं तो नए अवयव की कोटि क्या होती है? पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या, अर्थात पहले अवयव की पंक्ति क्या है? पी। दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या आपस में क्या होती नहीं, पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या और दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या का जो गुणा होता है वही जो है नए अवयव की कोटि होता है। ये बताओ, पहले का पहला पी और दूसरे का दूसरा के, ये नए अवयव की क्या होगा? कोटि होगा। मतलब पी और वाई का जब हम गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ अवयव प्राप्त होगा, उस अवयव की कोटि क्या होगी? लिखवाए थे फार्मूले में, पहले ही दिन लिखवाए थे, ठीक है, कि नए अवयव की कोटि क्या होती है? पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या और दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या का जो क्रॉस होता है वही नए अवयव की क्या होता है? कोटि होता है। ये बताओ, इसी तरीके से बी का भी तो होगा, पहले का पंक्ति और दूसरे का स्तंभ, यन क्रॉस के। एक बार बताओ, के तो के बराबर है, मतलब नए अवयव की कोटि होती है पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या और दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या का जो क्रॉस होता है वह नए अवयव की क्या होता है? कोटि होता है। अब एक बात बताओ, यह के तो के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं, के बराबर हमारा पहले निष्कर्ष से 3 आया था और के बराबर है। दो अवयवों को तभी हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जब दोनों अवयवों की कोटि समान हो, अर्थात जो P होगा वह यन के बराबर होगा। ये तो बराबर है, यह पहले वाला भी बराबर होगा, तभी तो हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। अर्थात जो P होगा वह यन के क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। अर्थात जो ऑप्शन नंबर 1 है ये क्या है? करेक्ट है। बात समझ में आया? तो आगे जो है हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 22 के सवालों को क्या करते हैं? हल कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? कहा है कि यन बराबर पी। देखो क्वेश्चन में दिया है ना कि यदि यन बराबर हमने पी मान लिया, अपने मन से कह दिया है, यदि जो है यन को हमने पी के क्या मान लिया? बराबर मान लिया, तब कह रहा है कि 7x और 7x है, इसको गुणा नहीं मानेंगे, माइनस 5z हाँ की कोटि क्या होगी? एक बात बताओ, दो अवयवों को यदि हम जोड़ते हैं या घटाते हैं क्या उसकी कोटि में कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात यहाँ पर x की कोटि क्या है? 2 क्रॉस यन है और z की कोटि क्या है? 2 क्रॉस p है, 2 क्रॉस p है। एक बात बताओ, हम जानते हैं कि यदि दो अवयवों को एक साथ जोड़ा जाए तो कोटि के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात बताओ, जो हम इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो कुछ ना कुछ नया अवयव प्राप्त होगा। इसकी कोटि 2 क्रॉस यन भी हो सकती है और 2 क्रॉस p भी हो सकती है। बात तो समझ में आया? क्योंकि यन और p में कोई अंतर नहीं है। बात समझ गया? यह 2 क्रॉस यन भी हो सकती है और 2 क्रॉस p भी हो सकती है, और लेकिन यन क्रॉस 2 नहीं हो सकती है, क्योंकि क्या पता यन का मान 3 है कि 4 है कि 5 है, आपस में चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो जो नया अवयव बनेगा उसकी कोटि या तो 2 क्रॉस यन होगी या तो 2 क्रॉस p होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती। तो जो ऑप्शन होगा उसको मार लेंगे। देखो ऑप्शन दिया है p क्रॉस 2, तब p क्रॉस 2 नहीं होगा, 2 क्रॉस p होगा, अर्थात पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि पहला ऑप्शन में दिया है p क्रॉस 2, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अगला ऑप्शन दिया है 2 क्रॉस यन, अर्थात 2 क्रॉस यन जो है क्या होगा? करेक्ट होगा, मतलब जो है ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है दिया है यन क्रॉस 3, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है यन क्रॉस 3, और p क्रॉस यन दिया है, ये भी नहीं हो सकता है, p क्रॉस यन तो हो ही नहीं सकता। बस समझ गया? ये कहे लिए चेंज हो गए, तो पहला पंक्ति रहेगा और दूसरा p पंक्ति रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जोड़ घटाने में अवयव के मानों में कोई फर्क नहीं होता है। अवयव की जो कोटियाँ होती है उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अवयव की क्या होती है? कोटियाँ, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझा गया? इस प्रकार प्रश्नावली 3.2 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।